जब भी हम लोग प्राचीन भारत की बात करते हैं यानी एंशियंट इंडिया की, तो वहाँ वाटर मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। चाहे बात सिंधु घाटी सभ्यता की हो या फिर मौर्य काल की या फिर उसके बाद के समय मुगल काल और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के ज़माने तक में वाटर मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत अच्छा सिस्टम था। कुआं, कुंड और एक तरह का स्टेप वेल इतने अच्छे सिस्टम थे कि पानी की कमी बहुत कम होती थी। अगर हम लोग बिल्कुल एंशियंट टाइम में जाएं यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ के शहर धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। उस शहर के चारों ओर लगभग 5 बड़े-बड़े तालाब बनाए गए थे और छोटे-छोटे रिजर्वायर टाइप के। मतलब उस ज़माने में तालाब बनाने का पूरा सिस्टम था, बड़े-बड़े रिजर्वायर थे। उसके बाद मौर्य काल की बात करें तो उस समय भी बहुत अच्छे-अच्छे तालाब, कुआँ वगैरह थे। उसके बाद के समय यानी कि 15th सेंचुरी या 7th सेंचुरी के आसपास भी वाटर मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी अच्छा सिस्टम था। अल बिरूनी जो एक अरब देश के ट्रैवलर थे, जब वो भारत आए तो वो यहाँ के वाटर मैनेजमेंट को देखकर बहुत हैरान हो गए कि किस तरह से कुआँ और कुंड वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में रेगिस्तान आता है, वहाँ भी पानी की दिक्कतें नहीं थी। वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा सिस्टम था। मतलब तालाब बनाने वाले लोग थे, वो इंजीनियर्स वगैरह थे, वो जितने भी लोग थे जो जानकारी रखते थे पानी के बारे में, मतलब एक पूरी कम्युनिटी थी। लेकिन आज के समय देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है भारत में जो प्रॉपर तालाब वगैरह या कुआं वगैरह बनाती है। जैसे लोहा का काम करने के लिए कम्युनिटी है, सोना का काम करने के लिए कम्युनिटी है या फिर चमड़े का काम करने के लिए पूरी कम्युनिटी है। लेकिन वाटर मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन इसके साथ एक और बात आती है कि आज के समय पानी को लेकर अच्छी खासी समस्या है। सूखा लगभग आम बात है। तो वैसे सूखा पुराने ज़माने में पड़ता था लेकिन आज के जितना नहीं। और इसी बारे में अनुपम मिश्र जी बात करते हैं अपनी किताब आज भी खड़े हैं तालाब में। इसका तीसरा चैप्टर संसार सागर के नायक इसी के बारे में बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार सागर के नायक कौन थे? अनाम लोग, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनाती थी। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पड़ गए समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया। इन नए समाज के मन में इतनी भी उत्सुकता नहीं बची कि उससे पहले के दौर में इतने सारे तालाब भला कौन बनाता था। उसने इस तरह के काम को करने के लिए जो नया ढांचा खड़ा किया है, आईआईटी का, सिविल इंजीनियरिंग का, उस पैमाने से, उस गज से भी उसने पहले हो चुके इस काम को नापने की कोई कोशिश नहीं की। वह अपने गज से भी नापता तो कम से कम उसके मन में ऐसे सवाल तो उठते कि उस दौर की आईआईटी कहाँ थी, कौन थे उसके निर्देशक, कितना बजट था, कितने सिविल इंजीनियर निकलते थे। लेकिन उसने सबको गए ज़माने का गया बीता काम माना और पानी के प्रश्न को नए ढंग से हल करने का वायदा भी किया और दावा भी। गाँव कस्बों की तो कौन कहे, बड़े शहरों के नालों में चाहे जब बहने वाला सन्नाटा इस वायदे और दावे पर सबसे मुखर टिप्पणी है। इस समय के समाज के दावों की इसी समय के गज से नापें तो कभी दावे छोटे पड़ते हैं तो कभी गज ही छोटा निकल आता है। इस गज को अभी यहीं छोड़ दें और थोड़ा पीछे लौटें। आज जो अनाम हो गए
उनका एक समय में बड़ा नाम था। पूरे देश में तालाब बनते थे और बनाने वाले भी पूरे देश में थे। कहीं यह विद्या जाति के विद्यालय में सिखाई जाती थी, तो कहीं यह जात से हटकर एक विशेष पांत भी बन जाती थी। बनाने वाले लोग कहीं एक जगह बसे मिलते थे, तो कहीं वे घूम घूम कर इस काम को करते थे। गजधर एक सुंदर शब्द है तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी बाकी है। गजधर यानी जो गज को धारण करता है, और गज वही जो नापने के काम आता है। लेकिन फिर भी समाज में इन्हें 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर घूमने वाला मिस्त्री नहीं माना। गजदर को समाज की गहराई नाप ले, उसे ऐसा दर्जा दिया गया है। गजधर वास्तुकार थे। गांव, समाज हो या नगर, समाज उसे नवनिर्माण की रखरखाव की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण के कार्य गजधर के कंधों पर टिके थे। वे योजना बनाते थे, कुल काम की लागत निकालते थे, काम में लगने वाली सारी सामग्री जुटाते थे, और इस सब के बदले वे अपने जजमान से ऐसा कुछ नहीं मांग बैठते थे जो वे दे न पाएं। लोग भी ऐसे थे कि उनसे जो कुछ बनता वे गजधर को भेंट कर देते। काम पूरा होने पर पारिश्रमिक के अलावा गजधर को सम्मान भी मिलता था। सरोपा भेंट करना अब शायद सिख परंपरा में ही बचा है, पर अभी कुछ समय पहले तक राजस्थान में गजधर को गृहस्थ की ओर से बड़े आदर के साथ सरोपा भेंट किया जाता रहा है। पगड़ी बांधने के अलावा चांदी और कभी कभी सोने के बटन भी दिए जाते थे। जमीन भी उनके नाम की जाती थी। पगड़ी पहनाए जाने के बाद गजधर अपने साथ काम करने वाली टोली के कुछ और लोगों का नाम बताते थे। उन्हें भी पारिश्रमिक के अलावा यथाशक्ति कुछ न कुछ भेंट दी जाती थी। कृतज्ञता का यह भाव तालाब बनाने के बाद होने वाले भोज में विशेष रूप से देखने में आता था। गजधर हिंदू थे और बाद में मुसलमान भी। सिलावट या सिलावटा नामक एक जाति वास्तुकला में बहुत निशांत हुई है। सिलावटा शब्द सिला यानी पत्थर से बना है। सिलावटा भी गजधरों की तरह दोनों धर्मों में थे। आबादी के अनुपात में उनकी संख्या काफ़ी थी। इनके अपने मोहल्ले थे। आज भी राजस्थान के पुराने शहरों में सिलावट पाड़ा मिल जाएंगे। सिंध क्षेत्र में कराची में भी सिलावटों का भरा पूरा मोहल्ला है। गजधर और सिलावटा एक ही काम को करने वाले ये दो नाम कहीं कहीं एक ही हो जाते थे। जैसलमेर और सिंध में सिलावटों के नायक ही गजधर कहलाते थे। कराची में भी इन्हें सम्मान से देखा जाता था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान मंत्रिमंडल में भी एक सिलावट हाकिम मोहम्मद गजधर की नियुक्ति हुई थी। इनकी एक धारा तोमर वंश तक जाती थी और समाज के निर्माण के सबसे ऊंचे पद को भी छूती रही है। अनंग पाल तंवर ने भी कभी दिल्ली पर झंडा फहराया था। अभ्यस्त आंखों का सुंदर उदाहरण थे गजधर। गुरु शिष्य परंपरा से काम सिखाया जाता था। नए हाथ को पुराना हाथ इतना सिखाता, इतना उठाता कि वह कुछ समय बाद जोड़िया बन जाता। जोड़िया यानी गजधर का विश्वसनीय साथी। एक गजधर के साथ कई जोड़ियाँ होते थे। कुछ अच्छी जोड़ियों वाले गजधर स्वयं इतने ऊपर उठ जाते थे कि बस फिर उनका नाम ही गजधर रह जाता, पर गज उनका छूट जाता। अच्छे गजधर की एक परिभाषा यह थी कि वे औजारों को हाथ नहीं लगाते।
सिर्फ जगह देखकर निर्णय लेते कि कहाँ क्या करना है। वे एक जगह बैठ जाते और सारा काम उनके मौखिक निर्देश पर चलता रहता। औजारों का उपयोग करते करते इतना ऊपर उठना कि फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं रहे, यह एक बात है। पर कभी औजारों को हाथ ही नहीं लगाना, यह दूसरी बात। ऐसे सिद्ध सिरभाव कहलाते थे। सिरभाव किसी भी औजार के बिना पानी भी ठीक जगह बताते थे। कहते हैं भाव आता है उन्हें, यानी बस पता चल जाता था। सिरभाव कोई जाति विशेष से नहीं होते थे, बस किसी किसी को यह सिद्धि मिल जाती थी। जल सूंघा यानी भूजल को सूंघ कर बताने वाले लोग भी सिरभाव जैसे ही होते थे, पर वे भी जल की तरंगों के संकेत को आम या जामुन की लकड़ी की सहायता से पकड़कर पानी का पता बताते थे। यह काम आज भी जारी है। ट्यूबवेल खोलने वाली कंपनियां पहले अपने यंत्र से जगह चुनती हैं, फिर इन्हें बुलाकर और पक्का कर लेती हैं कि पानी मिलेगा या नहीं। सरकारी क्षेत्रों में भी बिना कागज पर दिखाए इनकी सेवाएं ले ली जाती हैं। सिलावटा शब्द मध्य प्रदेश तक जाते जाते एक मात्रा खोकर सिलावट बन जाता है, पर गुण ज्यों के त्यों रहते हैं। कहीं कहीं मध्य देश में शिलाकार भी थे। गुजरात में भी इनकी अच्छी आबादी है। वहाँ ये सलाट कहलाते हैं। इनमें हीरा सलाट पत्थर पर अपने काम के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। कच्छ में गजधर गईधर हो गए हैं। उनका वंश वृक्ष इंद्र देवता के पुत्र जयंत से प्रारंभ होता है। गजधरों का एक नाम सूत्राधार भी रहा है। यही बाद में गुजरात में ठार और देश के कई भागों में सुथार हो गया। गजधरों को एक शास्त्रीय नाम अस्तपति भी था, जो थवई की तरह आज भी प्रचलित है। पथरोट और टकारी भी पत्थर पर होने वाले सभी कामों के अच्छे जानकार थे और तालाब बनाने के काम में भी लगते थे। मध्य प्रदेश में पथरोटा नाम की गांव और मोहल्ले आज भी इनकी याद दिलाते हैं। टकारी दूर दक्षिण तक फैले थे और इनके मोहल्ले टकेरवाड़ी कहलाते थे। संसार है माटी का और इस माटी का पूरा संसार जानने वालों की कमी नहीं थी। वे मटकूट थे तो कहीं मटकूड़ा, और जहाँ ये बसते थे वे गांव मटकुली कहलाते थे। सोनकर और सुनकर शब्द सोने का काम करने वालों के लिए थे, पर यह सोना सोना नहीं, मिट्टी ही था। सोनकर या सुनकर राजलहरिया भी कहलाते थे। ये अपने को रघुवंश के सम्राट सगर के बेटों से जोड़ते थे। अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़ों की चोरी हो जाने पर सगर पुत्रों ने उसको ढूंढ निकालने के लिए सारी पृथ्वी खोद डाली थी और अंत में कपिल मुनि के क्रोध के पात्र बन बैठे थे। उसी शाप के कारण सोनकर तालाबों में मिट्टी खोदने का काम करते थे, पर अब क्रोध नहीं पुण्य कमाते थे। ये ईंट बनाने के काम में भी बहुत कुशल रहे हैं। खंती भी तालाब में मिट्टी काटने के काम में बुलाए जाते थे। जहाँ ये किसी वजह से न हो, वहाँ कुम्हार से तालाब की मिट्टी के बारे में सलाह ली जाती थी। तालाब की जगह का चुनाव करते समय बुलई बिना बुलाए जाते थे। बुलई यानी जिन्हें गांव की पूरी जानकारी रहती थी। कहाँ कैसी ज़मीन है, किसकी है, पहले कहाँ कहाँ तालाब बावड़ी आदि बन चुके हैं, कहाँ और बन सकते हैं, ऐसी सब जानकारियाँ बुलई को कंठस्थ रहती थी। फिर भी उनके पास इस सब का बारीक हिसाब किताब लिखा भी मिलता था। मालवा के इलाकों में बुलई की मदद से ही यह सब जानकारी रकबे में बाकायदा दर्ज की जाती थी
और यह रकबा हर एक जमींदारी में सुरक्षित रहता था। बुलई कहीं ढेर भी कहलाते थे। और इसी तरह मिर्धा थे, जो जमीन के नाप जोख, हिसाब किताब और जमीन के झगड़ों का निपटारा भी करते थे। ईंट और चूने के गारे का काम चुनकर करते थे। बचे समय में नमक का भी व्यापार इन्हीं के हाथों होता था। आज के मध्य प्रदेश में सन 1911 में चुनकरों की आबादी 25,000 से ऊपर थी। उधर उड़ीसा में लुनिया, मुरहा और सांसिया थे। अंग्रेज के समय सांसियों को अपराधी जाति बताकर पूरी तरह तोड़ दिया गया था। नए लोग जैसे तालाबों को भूलते गए, वैसे ही उनको बनाने वालों को भी भूले बिसरे लोगों की सूची में दुसाद, नौनिया, गोंड, प्रधान, कोल, डीमर, डीवर, भेई भी आते हैं। एक समय था जब ये तालाब के अच्छे जानकार माने जाते थे। आज इनकी उस भूमिका को समझने के विवरण भी हम खो बैठे हैं। कोरी या कोली जाति ने भी तालाबों का बड़ा काम किया था। सैकड़ों तालाब बनाने वाली कोरियों के बारे में आज ठीक ढंग से जानकारी देने वाली एक पंक्ति भी नहीं मिल पाती। लेकिन एक समय था जब बहुत से क्षेत्र कोली जाति के सदस्यों को अपने यहाँ बसने के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटाते थे। महाराष्ट्र, गुजरात के अनेक गांवों में उन्हें जो ज़मीन दी जाती थी, उसका लगान माफ़ कर दिया जाता था। ऐसी ज़मीन बारा या वारो कहलाती थी। सचमुच लौह पुरुष थे अगरिया। यह जाति लोहे के काम के कारण जानी जाती थी। पर कहीं कहीं अगरिया तालाब भी बनाते थे। तालाब खोदने के औजार गेंती, फावड़ा, बेल, मेटाक, तसले या तगाड़ी बनाने वाले लोग उन औजारों को चलाने में भी किसी से पीछे नहीं थे। बेल से ही बेलदार शब्द बना है। माली समाज और इस काम में लगी परिहार जाति का भी तालाब बनाने पर उसमें कमल, कुमुदनी लगाने में योगदान रहता था। कहीं कहीं माली समाज और इस काम में लगी परिहार जाति का भी तालाब बनने पर उसमें कमल, कुमुदनी लगाने में योगदान रहता था। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साधारणतः तालाब में बहुत तरह के फूल होते हैं। जो सबसे आम या प्रचलन में उसे कमल कहा जाता है। पर कमल के अलावा भी बहुत तरह तरह के फूल मिलते थे और इसमें कुछ पॉपुलर हैं, जैसे कि पुरैन। पुरैन एक कमल जैसा दिखने वाला फूल होता है, पर कमल से ज़्यादा सुंदर, क्योंकि ये लाइट शेड और लाइट पिंक के कलर का होता है। इसके अलावा अभी जिसका जिक्र हुआ, कुमुदनी। कुमुदनी कुछ हद तक वायलेट कलर का होता है और मेरे आसपास के तालाबों में है एक्चुअल में, लेकिन एक तरह का वीड है। तो अगर तालाब में फैल जाए पुरैन और ये कुमुदनी, अगर ये फैल जाए तो एक्चुअल में तालाब को थोड़ा नुकसान होता है या फिर कहीं कि ढक जाता है तालाब इन पौधों से। आपके आसपास अगर तालाब हैं तो जाकर या फिर कमेंट करके बताइए कि वहाँ किस तरह के पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के पौधे मिलते हैं। तो कमेंट कीजिए और ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तालाब के किनारे की कुछ ज़मीन केवल माली परिवारों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। उनका जीवन तालाब से चलता था और जीवन भर वे तालाब की रखवाली करते थे। भील, भिलाले, सहरिया, कोल आज अपना सब कुछ खोकर जनजाति की अनुसूचित सूची में शामिल कर दिए गए हैं, पर एक समय में इनके छोटे बड़े राज्य थे। इन राज्यों में ये पानी की, तालाबों की पूरी व्यवस्था खुद संभालते थे। बहती नदी का पानी कहाँ रोक कर कैसा बंधान बांधना है और फिर उस बंधान का पानी कितनी दूर तक सींचने ले जाना है,
यह कौशल भील तीरधनुष की तरह अपने कंधे पर ही रखते थे। इस तरफ बांधे गए बंधानों और तालाबों के पानी के दबाव की भी उन्हें खूब परख रहती। दबाव कितना है और कितनी दूर के कुओं को हरा कर देगा, यह भेद वे अपने तीर से रेखा खींचकर बता सकते थे। राजस्थान में यह काम मीना करते थे। अलवर जिले में एक छोटी सी नई संस्था तरुण भारत संघ ने पिछले 10 वर्षों में 2000 से अधिक तालाब बनाए हैं। उसे हर गांव में यही लगा कि पूरा गांव तालाब बनाना जानता है। कठिन से कठिन मामलों में संस्था को बाहर से कोई सलाह नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि भीतर तो मीना थे जो पीढ़ियों से यहाँ तालाब बनाते रहे हैं। भीलों में कई भेद थे। नायक, नायका, चोली वाला नायक, कपाड़िया नायक, बड़ा नायक, छोटा नायक, फिर तालाबिया, गरासिया, सब तालाब और पानी के काम के नायक माने जाते थे। नायक या महाराष्ट्र कोंकण में नाइक उपाधि बंजारा समाज में भी थी। वन में विचरण वाले बंचर धीरे धीरे बंजारे कहलाने लगे। ये आज दयनीय बना दिए गए हैं, पर एक समय ये शहर से दूर सैकड़ों पशुओं पर माल लदाकर व्यापार करने निकलते थे। ये चैप्टर बहुत लंबा है और एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए इसे एक से ज़्यादा वीडियो में हम पढ़ेंगे या फिर कहें तो सुनेंगे। पर जाते जाते एक काम आपके लिए, आप कमेंट करके बताइए कि आपके आसपास कितने तालाब हैं, या फिर किसी एक तालाब का नाम बताइए जो आपके यहाँ या आपके आसपास में है। हम जानना चाहेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में तालाबों के क्या क्या नाम है। जैसे मेरे यहाँ पे एक तालाब है जिसका नाम है राजा बांध। मतलब ऐसा बूढ़े लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में राजा ने उसे बनवाया था। आपके यहाँ कौन सा तालाब है, कमेंट कीजिए। और अगर तालाब से जुड़ी कुछ यादें हैं बचपन से तो ज़रूर बताइए। दैट्स फॉर टुडे, या फिर दैट्स फॉर दिस वीडियो। बाय।